अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। गुज़श्ता दिनों सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने एजाज में एक इशाइये से खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने इंकिशाफ किया कि उनके इल्म में है कि जनरल बाजवा ने 2018 और सेनेट इलेक्शंस में इमरान खान की या पीटीआई की मदद की। लेकिन जब इस खबर को इस इशाइये में मौजूद सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया तो ऐवान सदर की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि सदर मुमलिकत के बयान को सियाको सबाक से हटकर यानी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस एलामिये में यह वजाहत नहीं की गई कि उनके किस बयान और किस तरह सियाको सबाक से हटकर इसको पेश किया गया है, ना ये वजाहत की गई कि उन्होंने असल बात क्या कही और उनका मतलब क्या था। लेकिन इस इशाइये में मौजूद सीनियर सहाफ़ियों ने इस बात की तस्दीक की कि जो रिपोर्ट हो रहा है सदर मुमलिकत ने बैन ही वही बातें की हैं। ये पहली बार नहीं है कि ऐवान सदर की जानिब से सदर मुमलिकत के बयान से मुताल्लिक तरदीद की जा रही हो। इससे पहले भी सदर मुमलिकत ने अमरीकी मरासले से मुताल्लिक बात की थी कि उन्हें इस मरासले की हकीकत पर शक था और चूंकि शुकों को शुबहात थे तो इसलिए उन्होंने इसकी इंक्वायरी के लिए खत लिखा था। उनके इस बयान की भी बाद में ऐवान सदर की जानिब से तरदीद जारी की गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान के हर मौके पर मदद की, जिसकी गवाही मलिक अहमद खान सबूतों के साथ देने को तैयार है। उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी प्रोग्राम्स में इस बात का तस्करा किया है कि जनरल बाजवा ने एक ही एनआरओ दिया और वो इमरान खान को बनी गाला की जमीन केस में दिया है। वो ये तक कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि कैसे जनरल बाजवा उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ना सिर्फ इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ किया बल्कि बनी गाला की जमीन रेगुलराइज करा दी उस वक्त जब पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी माफिया और गैर कानूनी अलॉटमेंट पर क्रैकडाउन जारी था। सीनियर सहाफ़ी टीवी एंकर जावेद चौधरी ने भी गुज़श्ता दिनों जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से 6 घंटे तफसीली नशिस्त की और इस नशिस्त में होने वाली गुफ्तगू को अपने कॉलम में बयान किया। वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के लिए आसान था कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते रहते, लेकिन ये मुल्क और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह था। जनरल रिटायर्ड बाजवा को तमाम तरह एहसानात के बावजूद इमरान खान से ऐसे रवैये की तवक्को नहीं थी। उन्हें जो कुछ मालूम है वो अगर इसका सिर्फ 5% भी बता दे तो उनके मुखालिफिन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जावेद चौधरी के मुताबिक जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन को अपनी बड़ी गलती समझते हैं और इस पर उन्हें बहुत अफसोस है, मगर ये सच है कि इमरान खान ने उनको एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया था, ताहम उन्हें इनकार कर देना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि कमर जावेद बाजवा ग्रैंड डायलॉग और जमहूरियत दोनों के हामी भी हैं और खुले दिल से अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करते हैं, लेकिन इतने एहसानात के बाद उन्हें इमरान खान से इस रवैये की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुतालिक बयानबाजी पर पहले तो इमरान खान के खैर समझाया, लेकिन इमरान खान नहीं माने। लेकिन हालात बदलते देखकर अब वो भी अपनों की बात मानना शुरू हो गए हैं। जनरल बाजवा के बारे में खुल्लम खुला इमरान खान तनकीद करते थे, लेकिन जब उन्हें परवेज़ इलाही ने मशवरा दिया और टीवी इंटरव्यू में खुलकर इस बात का इजहार किया कि अब अगर किसी ने जनरल बाजवा के बारे में बात की तो पहले तो वो और बाद में उनकी सारी पार्टी भी इस मामले पर बोलेगी, तो इसके बाद इमरान खान भी उनकी बात समझे तो ज़रूर हैं। वो नाम लेने से तो बाज आ गए, लेकिन उन्होंने एक आदमी की गर्दान दोहराना शुरू कर दिया। जनरल बाजवा के जाने के बाद अब इमरान खान और उनकी जमात के दीगर अरकान नई इस्टेब्लिशमेंट से भी मदद की तवक्को लगाए बैठे हैं। वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात से दूर रहे और उन्हें अब नामालूम नंबरों से कॉल्स भी आना बंद हो गई। वो चाहते हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हों। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से इस्तीफा और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की रट तो मुसलसल लगाए हुए हैं, लेकिन वो इसमें भी मखमसे का शिकार है, क्योंकि 37 के करीब MNAs नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें, जिसकी वजह से आज स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने के फैसले पर PTI ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि 37 के करीब अरकान असम्बली ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली थी, जिनके नाम इमरान खान को बता भी दिए गए हैं। और इन अरकान में से अक्सरियत ने बीमारी और अहले खाना के साथ मसरूफियात या शादी का बहाना बनाया है। इस सूरत हाल पर रात गए शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को आगाह किया, जिन्होंने मामले की नज़ाकत को समझते हुए आज का वीडियो लिंक खिताब पहले मुलतवी किया और बाद में इजलास भी मुलतवी करने का ऑफिशियल मैसेज भेज दिया। इसके अलावा ज़राए ने यह भी दावा किया है कि अरकान को आइंदा इजलास में शिरकत न करने पर कार्रवाई की धमकी भी दे डाली गई है। पहले पंजाब और KP के मेंबर सूबाई असम्बलियों की जानिब से असम्बलियाँ ना तोड़ने पर इसरार, और अब कौमी असम्बली में इस्तीफों पर भी बहानेबाजी इस बात की अक्कासी कर रही है कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत इस बात पर राजी नहीं है कि असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ या इस्तीफे दिए जाएँ। दूसरी जानिब काफ लीग और PTI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी तमाम मामला दुरुस्त नहीं है और इत्तलात के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट के लिए बनाई जाने वाली तहरीक इंसाफ की कमेटी से परवेज़ खटक अलहदा हुए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की डिमांड्स रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, जो किसी भी सूरत PTI के हक में नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में इस वक्त क्या मामला है और वहाँ पर क्या राय पाई जाती है, इस वक्त तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा साहिबा, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आपके मुखालिफिन भी अब तो ये सबूत देकर वाजे करने को तैयार है और वो कहते हैं कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाकर चैलेंज कर सकते हैं कि अगर जनरल बाजवा ने किसी को एनआरओ दिया है तो वो एक ही एनआरओ है जो इमरान खान को दिया गया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। रेहान साहब, एनआरओ किसने किसको दिया है वो सारी दुनिया को पता है। एनआरओ किस तरह से दिया गया है वो भी सारी दुनिया को पता है। मेरे ख्याल में आप अवाम को इल इन्फॉर्म्ड समझना बंद कर दें। जनरल बाजवा ने एनआरओ जिनको दिया है ना, वो चोर लुटेरे इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं। अगर मैं याद करा दूँ इसकी मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट, शाहिद खाकान की स्टेटमेंट, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट, एहसन इकबाल की स्टेटमेंट कि कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हो ही नहीं सकती। वो तो मतलब ये तो खुद कहते रहे हैं। और उसके बाद क्या बिलावल जरदारी की कल की स्टेटमेंट से आपको कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा है, या आसिफ अली जरदारी की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने पिछली बेनज़ीर साहिबा की बरसी पर कही थी कि जी हुकूमतें, हमें कहा गया कोई फार्मूला दे, हमने कहा पहले इमरान खान से छुटकारा तो दिलवाओ। तो आलिया हमजा साहिबा, वैसे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुल्क में आज तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर कोई कामयाब हुई है तो वो आपके खिलाफ हुई है, और उस वक्त हुई है जब एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि वो न्यूट्रल हो गई। यानी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ आपके सर से उठा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई, इसके नतीजे में रिजीम चेंज हो गई। इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बाजवा और हक्कानी लीक्स भी आ गई हैं। इसमें भी कोई राय नहीं है कि बाजवा साहब ने अपनी पीआर कैंपेन जो है वो हुसैन हक्कानी के से चलवाई थी अमेरिका के अंदर। और हुसैन हक्कानी को ये रिस्पांसिबिलिटी किसने दी थी जो अमेरिका को? सिर्फ एक सेकंड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इफ्तिखार दुरानी साहब का इसमें क्या रोल था, ये भी बता दीजिए। मैं एक सेकंड, मैं वही बताने लगी हूँ। ये वही थे कि हुकूमत में तो हम थे लेकिन प्रिजन वैन्स पहुंच गई थी। ये वही थे जो हुकूमत में तो हम थे लेकिन अदालतें खुल गई थी। ये वही थे जिन्होंने ECL में हमारे नाम डलवा दिए थे जबकि हुकूमत में तो हम थे। ये वही थे कि हुकूमत में तो हम थे लेकिन साइफर का मुखातिब वही बाजवा साहब थे कि जिनको कहा गया था कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम को हटाना है। और ये वही लोग थे कि हुकूमत तो हमारी थी लेकिन हमारे अगेंस्ट ही लॉबिंग करने के लिए बाजवा साहब हक्कानी साहब को हायर कर रहे थे। ये मेरी रिपोर्ट्स तो नहीं है, ये बाजवा हक्कानी लीक सारी कहानी अवाम के सामने रख रही है। नहीं तो मुझे तो ये पूछना चाहिए साहब, अभी तक आपने उस बात को रिस्पॉन्ड नहीं किया है कि जनरल बाजवा ने जो NRO इमरान खान को बनी गाला की जमीन को रेगुलराइज करने के लिए थ्रू साकिब निसार दिया, उस पे आपके पास कोई काउंटर आर्गुमेंट मौजूद है? क्योंकि आपके मुखालिफिन तो ये कह रहे हैं कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में भी वो चैलेंज करने को तैयार हैं इसको, उनके पास सबूत मौजूद है। बात सुने, हमारे मुखालिफिन तो ये भी कहते थे, तोशा खाना के ऊपर इमरान खान के अगेंस्ट केस लेकर गए थे। कल यही सुना गया है कि वो केस भी इन्होंने वापस ले लिया है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इनका अपना लॉयर तोशा खाना की इनकी सारी रसीदें जमा कराने के मसले पर जब पीछे हटाए तो उन्हें तो ये लग गया कि इमरान खान तो बिल्कुल फरिश्ता था। आपके तोशा खाना केस पर तो इलेक्शन कमीशन फैसला दे चुका है और इस वक्त तो ज़ाब्ता फौजदारी की कार्रवाई भी जारी है। फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। वो NRO जो इमरान खान साहब को बनी गाला की जमीन रेगुलराइज कराने में थ्रू साकिब निसार दिया गया है, उस पे आपके पास कोई काउंटर आर्गुमेंट है? एक बात सुन लें, इन्होंने देखें, मैं यही बताना चाह रही हूँ, 25 से ज्यादा केसेस ये इमरान खान साहब पे कर चुके हैं। एक नया केस कर दे, नया खोल ले। हम तो बनी गाला की रसीदें भी दे चुके हैं। इमरान खान तो अपने 30 साल फ्लैट का एक ऐसे वक्त में जब CDA तो जो बड़ा क्विक एक्शन कर रही थी इस्लामाबाद के अंदर लेकर आए उनका हिसाब प्रॉपर्टी माफिया के खिलाफ, ऐसे में बनी गाला की जमीन को औने पौने दामों रेगुलराइज कर दिया गया। उस वक्त की ऑपोजिशन पर सवाल तो उठाती थी, लेकिन इंकशाफात अब हो रहे हैं कि उस वक्त ये NRO किसकी आशीर्वाद से मिला था। उसके अलावा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का वो स्टेटेड पोजीशन है, ऑल्दो इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से इसको डिनाइल दिया गया, लेकिन वो साफी जिन्होंने सवाल किया था और जिनको प्रेसिडेंट साहब ने रिस्पॉन्ड किया था वो अभी तक कायम है कि प्रेसिडेंट ये समझते हैं कि 2018 के इलेक्शंस में और बाद में सेनेट इलेक्शंस जितवाने में जनरल बाजवा का बहुत रोल था। देखिए, मेरी एक बात सुन ले, आरिफ अलवी साहब अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट चुके हैं। मैं जो बात करना चाहती थी मैं यही करना चाहती थी। ये रविश में कोई नई तो नहीं है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद आपकी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से एक तनकीद होती है और उसके बाद उस स्टेटमेंट को वापस ले लिया जाता है। के ऊपर खान साहब बैठे हुए थे, अगर उसके बाद भी इनको घड़ी घड़ी ये चीजें मिल रही है ना, तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, जिन्हें ये कोर्ट ऑफ लॉ में तो चैलेंज नहीं कर सकते, सिर्फ मीडिया आकर खेल सकते हैं, अवाम का जो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अटेंशन,
कि आज रोटी 25 रुपए की होगी, नान 35 रुपए का हो गया, बट वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। आज गैस की लोड शेडिंग के साथ बिजली की लोड शेडिंग हो चुकी है, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। लेकिन इनके दिमाग के ऊपर इमरान खान सवार है ना। बाजवा साहब ने कोई NRO 2 दिया था। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि सारी पार्टियों ने मिलकर आलिया हमजा साहिबा NRO 2 दिया था, जो एक्सटेंशन के लिए लाइन लगकर उस वक्त जनरल बाजवा पे अगर कोई तनकीद करता था तो आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम कि जिस वक्त आप ईवान के अंदर एक रेजोल्यूशन लेके आई थी कि जितने लोग तनकीद कर रहे हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। एक रेजोल्यूशन आपकी पड़ी हुई है इसके ईवान के अंदर और ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर आपको याद हो तो। मैं अभी भी यही कहती हूं, आपको शायद आज फिर बाजवा साहब पे इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं? बार एक ही बात करते हैं। ये पॉलिसी बदल क्यों गई? चलिए पाकिस्तान, लेट्स फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर अ मोमेंट, लेकिन आलिया हमजा साहिबा की ये पॉलिसी क्यों तब्दील हो गई कि उस वक्त तो आप पार्लियामान के अंदर इस मामले को उठाती थी, आज आप खुलकर तनकीद करती है बाजवा साहब के ऊपर। वेट अगर मेरा रेजोल्यूशन कोई उठा ले तो उस मैं वही बताने लगी हूं, क्योंकि वो रेजोल्यूशन मैंने लिखा था, वो मोशन मैं लेकर आई थी, और उस मोशन के अंदर यही लिखा गया था कि ये फौजी, ये जवान जो हमारे लिए जाने कुर्बान करते हैं, हमारे माथे का झूमर है। ये जो आर्मी है, ये हम इसलिए रात को सोते हैं कि सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं। हाँ, हम उस पर कायम है। अभी जैसे वो बच्चा फहद, जिस तरह से उसकी बलोचिस्तान में डेथ हुई है, कौन उस वक्त आपकी तनकीद थी जनरल बाजवा के ऊपर जो तनकीद कर रहे थे, उनके खिलाफ आप रेजोल्यूशन लेके आई थी। नहीं, अगर आप कहेंगी तो मैं वो करारदाद उठा के स्क्रीन के ऊपर चला भी दूंगा और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरे पास करारदाद, भले आप उससे यू टर्न ले लें अब, लेकिन मुझे याद है साहब, मैंने लिखी है, मैं कोई यू टर्न नहीं ले रही। अभी भी वही बात हो रही है। उनकी कुर्बानियों का भी हमें एहसास है, उनके खून का भी हमें एहसास है। लेकिन ये जो काली भेड़े हैं जो अपने 6 साल में 12 अरब के असासे बना जाए, और अगर जवाब मांगा जाए तो FIR के लोगों को बाहर निकाल दिया जाए कि तुम हो कौन ये डेटा देने वाले। हमें अभी भी उन लोगों पर एतराज है जिन लोगों ने आजम सवाती साहब के साथ नाजेबा हरकतें की हैं, और जिस तरह से आलिया हमजा साहिबा और उनकी निजी वीडियोस उनकी फैमिली को भिजवाई गई। हमें आज भी उन लोगों पर एतराज है जिन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल के साथ ज्यादती की है। हमें आज भी उन लोगों पे एतराज है। आलिया हमजा साहिबा, मेरा ख्याल आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है, माइक को प्लीज आप लगाएं। मैं उतनी देर मेरा ख्याल आप मुझे सुन पा रही हैं तो मेरे सवाल को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप माइक को फिक्स करती हैं तो मैं आपसे सवाल कर लेता हूं कि आपके लोगों ने आज भी स्पीकर साहब को टाइम दिया और फिर वो नहीं गए, ये क्या वजह है? आपके अपने लोग नेशनल असेंबली से भी इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं? देखिए, मैंने जो पहले बात करी थी, मुझे वो कंप्लीट प्लीज कर लेने दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि माइक का प्रॉब्लम हो गया। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती थी, हमें एतराज उन काली भेड़ों के ऊपर है जो उस इदारे के वकार को खराब करें। हमें एतराज उन लोगों पर है उस वक्त आपकी ऑपोजिशन को भी आप पर यही एतराज था, लूट लिया 6 सालों के अंदर। मगर आप वो एतराज मानने को तैयार नहीं थे। आप ये कहते थे इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। निजी वीडियोस को उनकी फैमिली तक पहुंचाते हैं, हमें उन पर एतराज है जिन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल के साथ क्या किया। कारोबार को नया नहीं आलिया हमजा साहिबा के ऊपर एतराज है, उन सहूलतकारों के ऊपर एतराज है जो खान साहब के कातलाना हमले में सहूलत कर रहे थे। मैं बार बार ये कह रही हूँ ना, खान साहब पे आप करप्शन को साबित कर रही। I have to take a very quick short break. Let's take a very quick short break और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क की मईशत कोई सियासी मौजू तो नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत और ऑपोजिशन ने सारी सियासत का महवर मईशत ही को बना रखा है। पहले एक ऑपोजिशन हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतराज लगाकर अवाम को नए ख्वाब दिखलाकर और 6 माह में मईशत दुरुस्त करने के लिए रजीम चेंज करती है, तो अब दूसरी ऑपोजिशन ने भी अपनी तमाम तर सियासत का रुख मईशत की जानिब मोड़ दिया है। इस सारे मंजरनामे में अवाम की हालत काबिल रहम हो चुकी है और उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई से सजाए अवाम के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मंजन बेचा जाता रहा कि हमारे दौर में सब अच्छा था। अब जबकि अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ लाद दिया गया है तो मौजूदा हुकूमत कह रही है कि पहले सब बुरा था, अब बेहतरी आ रही है। गुज़श्ता 6 माह के दौरान मुल्क की गैर मुस्तहकम सियासी और माशी सूरत हाल के पेश नज़र कारोबारी एतमाद में कमी हैरान कुन नहीं है। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई और रुपए की कदर में मुसलसल कमी ने मुल्क की माशी सरगर्मी को बुरी तरह मुतासिर किया है। ये खबर भी परेशान कुन है कि स्टेट बैंक के ज़रिए ज़खायर कम तरीन सतह पर आ गए हैं। हर तरफ से डिफॉल्ट की सदाएं बुलंद हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर ख़जाना पुरज़्म है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा। पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है
हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। ये मैनेजिंग, हाँ टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन का रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। इसहाक डार साहब ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हालात इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि मईशत पर सियासत जोरों शोर से जारी है। कोई डॉलर खरीद रहा है, कोई सोना खरीद रहा है। इस बेयकीनी से सूरत हाल मजीद खराब होती चली जा रही है। वजीर खजाना ने कहा है कि हमें अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। पूरी दुनिया को मुश्किल माशी हालात का सामना है। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए कोशा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, यानी मरज बढ़ता गया जूजू दवा की, क्योंकि तमाम तर कोशिशों के बावजूद ना तो डॉलर नीचे आ रहा है बल्कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में इसका रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। फर्क इतना है कि बढ़ता ही चला जा रहा है, 260 रुपए तक अब पहुंच चुका है और जो डिफरेंस है दोनों में वो काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी अरब, चीन, अमेरिका समेत कोई दोस्त मुल्क मदद करने को तैयार नहीं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि IMF किसी भी तौर अपनी शराइत मुकम्मल किए बगैर कर्जा देने को तैयार नहीं हो रहा। IMF जो कह रहा है वो मईशत के लिहाज से तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सियासी लिहाज से वो एक खुदकुशी होगी, क्योंकि IMF डिमांड कर रहा है कि डॉलर को आज़ाद कर दिया जाए, मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाए, और अगर डॉलर को आज़ाद कर दिया जाए तो एक लम्हे में 250 से 300 तक भी पहुंच सकता है, जो कि इस हुकूमत के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगा। IMF पेट्रोलियम लेवी की मद में 850 अरब रुपए का टारगेट पूरा करने का प्लान मांग रहा है, जिसके लिए आपको मजीद लेवी और सेल्स टैक्स लगाना होगा। महंगे पेट्रोल पर मजीद उसको महंगाई बढ़ जाएगी और ये भी इस हुकूमत के लिए जहर कातिल साबित होगा। IMF तवानाई का बढ़ता सर्कुलर डेट खत्म कराना चाहता है, जो अब 1400 अरब तक जा पहुंचा है, और इसके लिए बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाना होगी। दीगर सब्सिडीज भी खत्म करना होगी, जिससे महंगाई का वो तूफान आएगा जो सबको बहा कर ले जाएगा। दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की जाएं, ताकि इनकी वतन वापसी पर अवाम में हुकूमत की मकबूलियत की फ़ज़ा साजगार हो। लेकिन दूसरी तरफ IMF डिमांड पूरे किए बगैर किस्त जारी करने को राज़ी नहीं है। बज़ाहिर हुकूमत इस वक्त उस मकाम पर आ खड़ी हुई है कि जहाँ से उन्हें नहीं है कि किस रास्ते पर जाया जाए। इसहाक डार जब आए थे तो वज़ीर आज़म वो पुरज़्म भी थे और IMF से डील भी करना जानते थे, और IMF भी ना माने तो वो कह रहे थे कि दूसरे ज़राए से भी पैसे इकट्ठा कर लेते। उस वक्त भी वो IMF को नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए हुए थे। जुमे तक मुल्क के माशी सूरत हाल से मुतालिक बड़ा फैसला होगा, और उन्होंने इंकिशाफ भी किया है कि IMF से कर्जे की किस्त मार्च के करीब मिलेगी, और मुझे मार्च में निगरान हुकूमत दिखाई दे रही है। IMF मार्च में मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेगा, वो समझता है कि मार्च में से निगरान हुकूमत से बात होगी। और आज फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर बात की और कहा है कि पूरी हुकूमत या टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें अहमकाना है, और कुछ ऐसी बातें इमरान खान साहब ने भी आज सहाफ़ियों से मुलाकात में की है कि अब ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का शोशा छोड़ा जा रहा है। फवाद चौधरी इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। कि आप अमेरिका से एक बरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, आप उसको यहाँ पे बिठा देंगे, वो कोई फैसला लेगा, उसके ऊपर तनकीद होगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान के मसले ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट आके जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। सीधी बात है, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, आप आइन के मुताबिक चलेंगे। आज आप जो है वो इसके पीछे से, इस हुकूमत के पीछे से जो एक इस वक्त सूरत हाल है वो आप हट जाएंगे, ये हुकूमत गिर जाएगी। मुल्क ने और आइन में उसका हल दिया गया कि जब हुकूमत हटेगी तो क्या होगा, मुल्क हटेगी तो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में ये हुकूमत नहीं जाना चाहती, तो इस्लामाबाद के इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है, ये तो कराची हैदराबाद के इलेक्शनों में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका तो हशर नशर हो गया है, ये तो बाहर निकलने के काबिल नहीं रह गए। लिहाजा कोशिश इनकी भी ये है कि मुल्क में गैर आईनी सेटअप बन जाए और वो सेटअप जो है वो मुल्क को चलाए। अब मुल्की माशी मसाइल का हल क्या है और ये हल किसके पास है, बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने यह कहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और शायद उन्हें भी इस बात का इदराक हो गया है कि IMF ही लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है, IMF जाए बगैर कोई गुजारा नहीं है। लेकिन जो विंटर वेकेशंस चल रही हैं इस वक्त, IMF के साथ अगर 9th रिव्यू में जाते भी हैं तो रिव्यू मुकम्मल होते हुए और $1.2 बिलियन की ट्रांच आते हुए मार्च हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मार्च तक ये मुमकिन हो पाएगा। तो ये जो बीच के 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में क्या होगा फिर? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस वक्त जो एक कश्ती है जो पाकिस्तान को माली तौर पे डूबने से बचा सकती है, उसका नाम IMF है। इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अब आपने अगले 3 महीनों का जिक्र किया। जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में लगभग $8 अरब की जो है वो बैरूनी कर्जाजात की पेमेंट करनी है। उसमें से 50% से जायद लगभग 4-4.5 अरब जो है वो तो जिसको हम कहते हैं वो रोल ओवर में चला जाएगा, यानी कि वो पुराने कर्जाजात जो हैं उनको उनकी तौसी हमारे सामने आ जाएगी, उनकी जो अदायगी की तारीख है उसमें एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो 3 से 4 बिलियन डॉलर के इजाफी कर्जाजात जो हैं वो हमें लेने होंगे।
वो अरेंज फॉर हैं, उनका इंतजाम हो चुका हुआ है, लेकिन आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने के बगैर वो नहीं मिलते। तो अगर तो आईएमएफ के प्रोग्राम में हम कामयाबी से दाखिल हो जाते हैं तो फिर आप समझिए कि किसी किस्म के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। और अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में हम नहीं जा पाते तो फिर ये खतरा जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी आप समझिए बड़ी हाई हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आईएमएफ प्रोग्राम में रहने के लिए जो कंडीशंस हैं वो भी बड़ी सख्त हैं, क्योंकि आईएमएफ इज वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स आवर करंट अकाउंट डेफिसिट कि इसको पूरा किया जाए। जो फिस्कल डेफिसिट है वो ये चाहते हैं कि इसको कम से कम किया जाए, और फिर साथ में जो हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो इसको लेकर भी खासे परेशान है। तो ये 3 तरह की डोमेन्स हैं जिसमें भी काम करने की जरूरत है। और फिर टैक्सेस अगर मजीद इम्पोज करने होंगे, बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, पेट्रोल प्राइसेस हैं, तो क्या हुकूमत ये करने के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, मुझे वो 2 मिसरे याद आ रहे हैं कि आग का समुंदर है और डूब के निकलना है। ये वाकई आग का समुंदर हमारे सामने खड़ा है। आईएमएफ के साथ 5 बड़े इश्यूज हैं और उसमें से एक इशू जो है वो हल हो चुका है, 4 जो हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है। एक फिस्कल एडजस्टमेंट का आपने जिक्र किया, उसमें कोई 340 अरब रुपए की एक अमाउंट थी जो हम कह रहे थे कि हमने सैलाब के खर्चों के ऊपर खर्च कर दी है। उसमें आईएमएफ का और पाकिस्तान का जो है वो एग्रीमेंट हो गया है। जो 4 बकिया इशू रह गए हैं, एक आपने जिक्र किया कि एफबीआर के टैक्सेस जो हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोलियम लेवी डीजल के ऊपर कहा जा रहा है कि इजाफी लगाएं ताकि आपके पास रेवेन्यू इकट्ठा ज्यादा हो जाए। और फिर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सर्कुलर डेट का, वो गर्दिशी कर्जा जात। हैरानकुन बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से लगभग 100 अरब रुपए का महाना इजाफा हो रहा है उस सर्कुलर डेट के अंदर। उसके ऊपर आईएमएफ बहुत परेशान है, जाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान भी परेशान होगी, लेकिन उसका कोई हल निकलता सामने नहीं आ रहा। और फिर ये एक्सचेंज रेट वाला मामला है जो 5वां मामला है। आईएमएफ ये कह रही है कि मार्केट को इजाजत दी जाए कि वो रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है उसका तयन करे। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है हमारी वजारत खजाना वो रोके बैठी है कि स्टेट में जो इंटरबैंक का रेट है वो 226 पे चल रहा है। ओपन मार्केट कहीं 250, 55, 60 की भी बातें की जाती हैं। तो ये जो गुब्बारा नजर आ रहा है एक्सचेंज रेट के हवाले से, और उसमें हुकूमत मुसलसल हवा भरती चली जा रही है, जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये गुब्बारा किसी ना किसी वक्त तो फटेगा। इसका वक्त का तयन करना मुश्किल है, लेकिन अगर इसी तरह पॉलिसी चलती रहे तो हमने देखा है कि ये गुब्बारा फटा है। हमारे पास मॉडल सामने है, श्रीलंका का मॉडल है, अर्जेंटीना में फटा है, नाइजीरिया में फटा है, मिस्र में इस किस्म का हाल हुआ है, टूनीजिया में, अंगोला में, जिम्बाब्वे में। और वो जब गुब्बारा फटता है तो फिर 2 चीजें सामने आती हैं। एक तो करेंसी क्रैश होती है, आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो कहीं 20-25% बड़ी तेजी से खदशा है कि गिर सकती है। और फिर दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अभी हमारे यहाँ जो हमें बताया जा रहा है कि महंगाई की शरह है 30% पे चल रही है। तो आप सोचिए ये गुब्बारा फटने के बाद ये कहीं 40-45% तक जा सकती है। डॉक्टर साहब, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट ट्रू कि हमारे यहाँ 2 तरह के एक्सचेंज रेट्स हैं जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जिस तरह से डॉलर को कटेल करने की कोशिश की जा रही है, अगर आईएमएफ ये कह रहा है कि मार्केट फोर्सेस को तयन करने देना चाहिए कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, तो अगर हम मार्केट फोर्सेस पर छोड़ेंगे इसको, अभी तो ये सस्टेनेबल दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही मार्केट फोर्सेस पर आएगा तो फिर डॉलर प्राइस क्या होगी, रुपए की कदर क्या होगी, इन्फ्लेशन क्या होगी, इन रियलिटी हमारे यहाँ खास तौर पे कॉमनर के ऊपर किस कदर प्रेशर बढ़ेगा आने वाले दिनों में, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये यकीनी बात है कि 2023 का जो साल है वो 2022 से ज्यादा मुश्किल होगा। एक बुनियादी असूल जो इकोनॉमिक्स में सबको सिखाया जाता है वो ये है कि आप समझिए कि 8 अरब इंसानियत बसती है इस वक्त दुनिया में। उनमें से किसी को ये नहीं पता कि रुपए और डॉलर की क्या पैरिटी होनी चाहिए, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होना चाहिए। ये सिर्फ एक एंटिटी ऐसी है जिसको हम कहते हैं कि ये मालूम है कि वो रेट क्या होना चाहिए, और उस एंटिटी का नाम है मार्केट। मार्केट के अलावा और कोई ये नहीं जानता। अगर मैं किसी तरह सोच के ये बैठ जाऊं कि ये कदर जो है रुपए की वो 200 रुपए के करीब होनी चाहिए एक डॉलर की, और फिर उसके ऊपर मैं अपनी मुस्तकबिल की नक्शा साजी शुरू कर दूं, तो वो कामयाब नहीं हो सकती। तो एक तो ये मार्केट का असूल है, ये इकोनॉमिक्स का असूल है कि वो रेट जो है वो मार्केट ने तयन करना है, वो कोई इंसान, कोई शख्स जो है वो उसका तयन नहीं कर सकता।
जब तक वहां नहीं जाते ये मामला जो है वो दुरुस्त नहीं हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पंजाब का मुग़ल आज़म कौन है। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज की जगह वजारत आला पर बराजमान होने वाले चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत संभालते ही अपने नए कायद इमरान खान के विजन के ऐन मुताबिक यह ऐलान किया था कि वो सादा तर्ज हुक्मरानी की नई मिसाल कायम करेंगे और सरकारी खजाने से किसी फजूल खर्ची या अयाशी की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स है। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर का बेदरीग इस्तेमाल हो या फिर परवेज इलाही के किचन का सरकारी खर्चा हो या फिर अपनों पर नवाजिशात की बरसात हो, सब में उनका कोई सानी दिखाई नहीं देता। और तो और जब से वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को यह मालूम हुआ है कि अब वो चंद दिन या चंद माह के मेहमान हैं, तो तब से पंजाब के खजाने का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। फंड्स का मुंह पूरी तरह खोल दिया है, अपने इर्द गिर्द स्टाफ पर नवाजिशात की बरसात किए हुए हैं। मुल्क में जिस वक्त माशी इमरजेंसी की बात की जा रही है, सख्त फैसलों के नाम पर मार्केट और तमाम कारोबार रात 10 बजे तक बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में परवेज इलाही ने मुग़ल आज़म बनते हुए एक और मुतनाज़ कदम उठा लिया है। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को 3 माह की बोनस तनख्वाह देने का फैसला किया, जिसके लिए 3 करोड़ 25 लाख का टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट उसको अप्रूवल मिल गई है। और इस मंजूरी के बाद दीवान वज़ीर आला में तैनात स्टाफ को भी 3 माह की एजाज़ी तनख्वाह मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की इन सिफारिशात पर महकमा दाखिला पंजाब ने ईवान वज़ीर आला को समरी इरसाल किया, जिसमें वज़ीर आला की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को 3 माह की बोनस तनख्वाह देने की इस्तदाद की गई है। और ये कोई पहला फैसला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी क्या क्या कुछ होता रहा, यह तारक बताया था जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।